हेलो दोस्तों, नमस्कार। डी आर वर्मा एजुकेशन में आपका स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे से होंगे और पढ़ रहे होंगे। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं लोकतंत्र एवं अधिनायक तंत्र। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं लोकतंत्र एवं अधिनायक तंत्र। 16वीं शताब्दी में निरंकुश राजतंत्र विद्यमान था। 18वीं शताब्दी में 1776 की अमेरिकी क्रांति हुई। 1789 की फ्रांसीसी क्रांति हुई। 19वीं शताब्दी क्लासिकी लोकतंत्र व्यक्तिवादी लोकतंत्र था। 20वीं शताब्दी में लोकतंत्र का विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत लोकतंत्र का बहुलवादी सिद्धांत था। अधिनायक तंत्र लोकतंत्र का विलोम है। जहाँ लोकतंत्र व्यक्ति की स्वतंत्रता को महत्व देता है, वहीं अधिनायक तंत्र व्यक्ति की स्वतंत्रता को कुचल देता है और सर्वाधिक महत्व राज्य को देता है। अधिनायक तंत्र को फांसीवाद या सर्वसत्तावाद के नाम से भी जाना जाता है, जो कि सब कुछ राज्यों को मानता है और व्यक्ति को राज्य में भी विलीन कर देता है। लोकतंत्र उदारवाद की देन है। जैसे जैसे उदारवाद का स्वरूप बदलता गया, वैसे वैसे लोकतंत्र का भी स्वरूप बदलता गया। लोकतंत्र आधुनिक काल की देन है और आधुनिक काल का उदय 16वीं शताब्दी में हुआ। 16वीं व 17वीं शताब्दी में निरंकुश राजतंत्र का बोलबाला था। 18वीं शताब्दी में लोकतांत्रिक क्रांतियाँ हुईं। 1776 में अमेरिकी क्रांति और 1789 में फ्रांसीसी क्रांति हुई। फ्रांसीसी क्रांति ने स्वतंत्रता, समानता व बंधुता का नारा दिया और वही विश्व में लोकतंत्र का आदर्श बना। 19वीं शताब्दी में व्यक्तिवादी लोकतंत्र का बोलबाला रहा, जबकि 20वीं शताब्दी में व्यक्तिवादी लोकतंत्र की आलोचना करके उदारवाद ने विशिष्ट वर्गीय लोकतंत्र को जन्म दिया और आगे चलकर बहुलवादी लोकतंत्र अस्तित्व में आया। बहुलवादी लोकतंत्र ने क्लासिकी लोकतंत्र और विशिष्ट वर्गीय लोकतंत्र के बीच तालमेल स्थापित किया। लोकतंत्र से संबंधित कुछ प्रमुख तथ्य, यानी लोकतंत्र से संबंधित क्या क्या तथ्य हैं उनको देखते हैं। जैसे अलेक्जेंडर पोप के अनुसार, शासन के रूपों के लिए मूर्खों को लड़ने दो। जो शासन ठीक प्रकार से चले वही सर्वश्रेष्ठ शासन है। डॉक्टर बेनी प्रसाद के अनुसार, लोकतंत्र जीवन का एक ढंग है। पी.बी. स्मिथ के अनुसार, लोकतंत्र जीवन की एक शैली है। रायनाल्ड नेबुर के अनुसार, मनुष्य में न्याय की क्षमता पाई जाती है, इसलिए लोकतंत्र संभव है। परंतु मनुष्य में अन्याय की प्रवृत्ति पाई जाती है, इसलिए लोकतंत्र आवश्यक है। महात्मा गांधी के अनुसार, प्रजातंत्र ऐसा राज्य होता है जिसमें जनता भेड़ों के समान कार्य करे। इसमें जनता को जागरूक रहना पड़ता है। नेहरू के अनुसार, लोकतंत्र का अर्थ है सहिष्णुता, न केवल उन लोगों के प्रति जिनसे हम सहमत हों, बल्कि उनके प्रति भी जिनसे हम असहमत हैं। ब्राइस के अनुसार, लोकतंत्र शासन का वह प्रकार है जिसमें राज्य के शासन की शक्ति किसी विशेष वर्ग या वर्गों में निहित न होकर संपूर्ण जन समुदाय में निहित होती है। ब्राइस के अनुसार पुनः कहते हैं, प्रजातंत्र का सर्वश्रेष्ठ शिक्षालय और प्रजातंत्र की सफलता की सर्वश्रेष्ठ बड़ी गारंटी स्थानीय स्वशासन का चलन है।
डायसी के अनुसार लोकतंत्र शासन का वह प्रकार है जिसमें शासक समुदाय संपूर्ण राष्ट्र की अपेक्षाकृत एक बड़ा भाग हो। लावेल के अनुसार पूर्ण लोकतंत्र में कोई यह शिकायत नहीं कर सकता कि उसे अपनी बात कहने का अवसर नहीं मिलेगा। विल्सन के अनुसार मैं प्रजातंत्र में इसलिए विश्वास करता हूँ क्योंकि वह प्रत्येक व्यक्ति की शक्ति को समाप्त कर देता है। सीले के अनुसार प्रजातंत्र वह शासन है जहाँ हर व्यक्ति हिस्सा लेता है। टेलीरैंड के अनुसार लोकतंत्र को दुष्टों का कुलीन तंत्र कहा। लुडोविसी के अनुसार प्रजातंत्र लोगों को मृत्यु की ओर ले जाता है। सन हेनरी मैन के अनुसार लोकतंत्र साहित्य, कला और विज्ञान तथा जीवन के विभिन्न पक्षों की उन्नति के लिए सर्वाधिक अनुपयुक्त है। सार्टोरी ने लोकतंत्र को प्रजातांत्रिक भ्रम का युग कहा। क्लासिकी लोकतंत्र का विकास यानी क्लासिकी लोकतंत्र का विकास कैसे हुआ तो देखते हैं। क्लासिकी लोकतंत्र व्यक्तिवाद की देन है। इसे प्रारंभिक लोकतंत्र भी कहा जाता है और यह विशेष रूप से 19वीं शताब्दी में विद्यमान रहा। यहाँ व्यक्ति निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं और जब चुनाव जीत जाते हैं तो वह बहुमत से सरकार बनाते हैं। क्लासिकी लोकतंत्र में बहुमत का शासन, उत्तरदायी सरकार, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, विधि का शासन, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका का विचार विद्यमान है। क्लासिकी लोकतंत्र इंग्लैंड, फ्रांस, अमेरिका तथा अन्य पश्चिमी देशों के राजनीतिक आंदोलन, व्यवहार तथा चिंतन का परिणाम है। जॉन लॉक पहला विचारक है जिसने राजनीतिक सत्ता को जनता की सहमति पर आधारित माना। लॉक ने प्रतिनिधि लोकतंत्र, संवैधानिक सरकार, सीमित सरकार, शक्तियों का विभाजन, विधि का शासन तथा उत्तरदायी सरकार के विचार का समर्थन किया। मॉन्टेस्क्यू ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक द स्पिरिट ऑफ लॉज में शक्तियों के पृथक्करण के विचार का प्रतिपादन किया। यही विचार अध्यक्षीय शासन प्रणाली का आधार बना और इसे सबसे पहले अमेरिका में अपनाया गया। रूसो ने लोकतंत्र की आत्मा के रूप में सामान्य इच्छा का सिद्धांत दिया। प्रत्यक्ष लोकतंत्र के जनक रूसो ने राजनीति में सत्ता द्वारा प्रत्यक्ष हिस्सा लेने को लोकतंत्र बताया। बेंथम को प्रतिनिधि लोकतंत्र का जनक माना जाता है। बेंथम ने वयस्क मताधिकार तथा एक व्यक्ति और एक वोट के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। बेंथम ने कहा कि वही व्यक्ति मत दे सकता है जो पढ़ना लिखना जानता हो, अर्थात केवल शिक्षितों को ही मताधिकार दिया गया है। बेंथम ने महिलाओं को भी मताधिकार से वंचित कर दिया। बेंथम मानते हैं कि प्रायः हर देश में लोकतंत्र संभव हो। बेंथम का दृष्टिकोण मात्रात्मक था। वह अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख में विश्वास करते थे। बेंथम गुप्त मतदान के समर्थक हैं और वह संसद का कार्यकाल 1 वर्ष रखने के पक्षधर थे। बेंथम इंग्लैंड की लॉर्ड सभा को समाप्त कर देने के पक्ष में थे क्योंकि यह आनुवंशिकता पर आधारित था। मैकफर्सन के अनुसार बेंथम ने रक्षात्मक लोकतंत्र की नींव डाली। जे.एस. मिल ने लोकतंत्र के गुणात्मक पहलू या नैतिक पहलू पर बल दिया। उनके अनुसार हर देश में लोकतंत्र संभव नहीं है क्योंकि लोकतंत्र वहीं संभव है जहाँ के लोग चरित्रवान, ईमानदार और कर्तव्यपरायण हों, और हर देश में ऐसे लोगों का मिलना संभव नहीं है। मिल कहते हैं कि एक अच्छा लोकतंत्र तो वह है जिसमें संपूर्ण जनता भागीदारी से ले। मिल का कथन है कि
दुनिया में ऐसे लोगों की संख्या बहुत कम है जिनकी संख्या पशुओं से कहीं अधिक है। मिल ने राज्य के कार्यों में जनता द्वारा हिस्सा लिए जाने का समर्थन किया। मिल का कथन है कि अपनी सरकार बुरी भी हो तो भी वह दूसरे के सरकार से अच्छी होती है। मिल ने एक व्यक्ति और एक वोट के सिद्धांत का खंडन करते हुए गुणित मतदान या भारित मतदान का समर्थन किया। मिल ने कहा कि यद्यपि शिक्षितों को ही मताधिकार होना चाहिए, जो पढ़ना लिखना व गिनना तीनों जानते हों, लेकिन जो अधिक पढ़े लिखे हों वह अधिक मत दें और जो कम पढ़े लिखे हों वह कम मत दें। मिल का कथन है कि मतों को तौला जाए, गिना नहीं। मिल स्त्रियों को भी मताधिकार देने के पक्षधर थे। मिल का कथन है कि महिलाओं को मताधिकार इसलिए नहीं मिलना चाहिए कि वह राजनीति में भागीदारी करें, बल्कि वह इसलिए भाग लें ताकि कुशासन से बचें। मिल ने लोकमत के महत्व को व्यक्त करते हुए लिखा है कि यदि डेमोक्रेसी को डंडाक्रेसी में तब्दील होने से बचाना है तो जनता के हाथ में सतर्कता का सदाबहार डंडा होना चाहिए, जो समय के अनुसार सख्त के अंधे और कुर्सी के दीवाने इन राजनीतिज्ञों की जनता खबर ले सके। J.S. मिल ने विधायिका में अल्पसंख्यकों को भी प्रतिनिधित्व देने का समर्थन किया, अर्थात मिल ने सर्वप्रथम आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली का विकास किया। मिल खुले मतदान के पक्षधर थे। मिल के लोकतंत्र की कटु आलोचना हुई। उनके विचार को लोकतंत्र का गला घोंटू विचार कहा। या बेपर ने मिल को अनिच्छुक लोकतंत्रवादी कहा। समकालीन लोकतंत्र का सिद्धांत। यह 20वीं शताब्दी की देन है। इसके अंतर्गत विशिष्ट वर्गीय लोकतंत्र और बहुलवादी के सिद्धांत को रखा गया है। यह अनुभववादियों की देन है। विशिष्ट वर्गीय लोकतंत्र। उदारवाद ने अपने द्वारा प्रस्तुत क्लासिकी लोकतंत्र की आलोचना करते हुए विशिष्ट वर्गीय लोकतंत्र के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इनका मानना है कि यदि लोकतंत्र को बचाना है तो जनसाधारण से उसे दूर रखो। अनुभववादियों ने लोकतंत्र में नेताओं की भूमिका को सबसे महत्वपूर्ण बताया। विशिष्ट वर्ग को संभ्रांत वर्ग या कुलीन वर्ग या अभिजन वर्ग के नाम से भी जाना जाता है। विशिष्ट वर्ग का शाब्दिक अर्थ है ऐसा अल्पसंख्यक समुदाय जिसे कुछ विशेषताओं के आधार पर जनसाधारण से अलग किया जा सके। इनका मानना है कि लोकतंत्र संपूर्ण जनता के हाथ में सुरक्षित नहीं है, क्योंकि सभी पढ़े लिखे समझदार नहीं होते और वह स्वयं अपने ही हितों को नहीं जानते। इसलिए जनसाधारण के हाथ में सत्ता देना ठीक नहीं है, बल्कि सत्ता कुछ ऐसे गिने चुने व्यक्तियों के हाथ में होना चाहिए जो पढ़े लिखे हों और समझदार हों और अपने साथ साथ जनता के हितों को भी समझते हों। इस सिद्धांत के अनुसार किसी भी समाज या संगठन के अंतर्गत महत्वपूर्ण निर्णय केवल कुछ गिने चुने व्यक्ति ही लेते हैं। इटली के दो प्रसिद्ध समाज वैज्ञानिक पैरेटो और मोस्का ने विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इसके अन्य समर्थकों में रॉबर्ट मिचेल्स, जेम्स बर्नहम, कार्ल मैनहाइम, रेमोद आरो शुम्पीटर आदि का नाम आता है। ये सभी लोग मानते थे कि परंपरागत रूप में अर्थात बहुमत के शासन में लोकतंत्र असंभव है। हर शासन अल्पतंत्री ही होता है। विशिष्ट वर्ग के लिए अलग अलग शब्द का प्रयोग किया गया है। इसके लिए पैरेटो ने
शासक विशिष्ट वर्ग, रॉबर्ट मिचेल्स ने सख्त विशिष्ट वर्ग तथा मोस्का ने राजनीतिक वर्ग का प्रयोग किया है। रॉबर्ट मिचेल्स ने विशिष्ट वर्ग की अदला बदली तथा अल्पतंत्र के लौह नियम के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जबकि जेम्स बर्नहम ने विशिष्ट वर्गीय लोकतंत्र को मार्क्सवाद के साथ मिलाया। विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत एक ऐसा सिद्धांत है जो यह मानता है कि समाज में अधिक योग्यता रखने वाले व्यक्ति को ही सत्ता संभालना चाहिए। कार्ल मैनहाइम ने विशिष्ट वर्गीय लोकतंत्र और परंपरागत लोकतंत्र में यह कहकर तालमेल बैठाया कि नेताओं का चुनाव योग्यता के आधार पर होना चाहिए और विशिष्ट वर्ग तथा जनसाधारण के बीच की दूरी कम होनी चाहिए। शुम्पीटर ने अपनी पुस्तक कैपिटलिज्म, सोशलिज्म एंड डेमोक्रेसिज्म में लिखा है कि राजनीतिक निर्णय नेताओं के द्वारा लिए जाते हैं, जनसाधारण द्वारा नहीं, परंतु जनसाधारण का वोट प्राप्त करने के लिए नेताओं के बीच खुली प्रतिस्पर्धा होती है। इस तरह लोकतंत्र में जनसाधारण को अपनी पसंद की नीतियों और कार्यक्रम चुनने का अवसर मिल जाता है। सार्टोरी ने अपनी पुस्तक डेमोक्रेटिक थ्योरी में यह कह दिया है कि विशिष्ट वर्ग चुनाव के मैदान में उतरकर आपस में मुकाबला करते हैं। उनके अनुसार जनसाधारण अपने आप में शासन चलाने में समर्थ नहीं होते, इसलिए शासन समुचित योग्य व्यक्तियों के हाथों में होना चाहिए। वास्तव में विशिष्ट वर्गीय लोकतंत्र का सिद्धांत मार्क्सवाद और फासीवाद का दार्शनिक उत्तर था। C.B. मैकफर्सन ने विशिष्ट वर्गीय लोकतंत्र की आलोचना किया और कहा कि विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत ने लोकतंत्र को मानवीय आकांक्षा के स्तर से नीचे गिराकर बाजार संतुलन की प्रणाली में बदल दिया। पैरेटो का कथन है, इतिहास कुलीन तंत्र का कब्रिस्तान है। विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत के अनुसार सरकार जनता के द्वारा नहीं हो सकती, बल्कि जनता के लिए होती है। बहुलवाद लोकतंत्र का बहुलवादी सिद्धांत, यानी लोकतंत्र का बहुलवादी सिद्धांत क्या कहते हैं? 20वीं शताब्दी में यह स्वीकार किया जाने लगा कि राजनीति में व्यक्ति अकेला नहीं, बल्कि समूहों या संगठनों के माध्यम से हिस्सा लेता है और सरकारी निर्णयों में भी सारे समाज में विभिन्न समूहों की भूमिका भी महत्वपूर्ण माना। बहुलवादी लोकतंत्र का अर्थ ऐसी राजनीतिक व्यवस्था जिसमें विभिन्न समूहों एवं हितों के आपसी सलाह मशविरे से नीति निर्धारण होता है, जिसमें शक्ति का विकेंद्रीकरण हो, जिसमें समाज के सभी हितों को सत्ता में हिस्सा मिलता हो। बहुलवादी लोकतंत्र के मुख्य समर्थक रॉबर्ट डहल हैं और उनकी प्रसिद्ध पुस्तक कोलार्की है। बहुलवादी लोकतंत्र ने विशिष्ट वर्गीय लोकतंत्र को क्लासिकी लोकतंत्र के साथ मिलाया और कहा कि यह सच है कि राजनीति में कुछ ही लोग शासन करते हैं, लेकिन वह अपने सभी कार्यों के लिए जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं। इस सिद्धांत का मानना है कि राजनीतिक शक्ति समाज के विभिन्न समूहों में बटी होनी चाहिए और नीति निर्माण में सभी संगठनों और समूहों की भागीदारी होनी चाहिए। लोकतंत्र का मार्क्सवादी दृष्टिकोण, यानी मार्क्सवाद ने लोकतंत्र के दृष्टिकोण को कैसे बताया है, तो देखते हैं। मार्क्सवाद की मान्यता है कि पूंजीवादी या उदारवादी व्यवस्था में समाज दो वर्गों में विभाजित है, जिसमें एक वर्ग
जो उत्पादन के साधन का मालिक है वह अमीर है और दूसरा वर्ग जो उत्पादन के साधन से विहीन है वह गरीब है। अतः पूंजीवादी समाज में असमानता है, इसलिए लोकतंत्र संभव नहीं है। लोकतंत्र केवल साम्यवाद या समाजवाद में ही हो सकता है। मार्क्सवाद उदारवादी लोकतंत्र को बुर्जुआ लोकतंत्र की संज्ञा देता है। मार्क्स के अनुसार लोकतंत्र वहीं संभव है जहां व्यक्ति और राजनीतिक ढांचे ने कोई अलगाव न हो। लोकतंत्र का अर्थ है वर्ग विभाजन तथा निजी संपत्ति की समाप्ति। मार्क्सवाद के अनुसार जब तक आर्थिक ढांचे का लोकतंत्रीकरण नहीं होता तब तक राजनीतिक लोकतंत्र नहीं आ सकता। बुर्जुआ लोकतंत्र की एक विशेषता जिसने मार्क्स और एंगेल्स को आकर्षित किया वह था वयस्क मताधिकार। मार्क्स ने इसे सामाजिक परिवर्तन के साथ जोड़ा। जनवादी लोकतंत्र मार्क्सवाद की देन है। वैसे जनवादी लोकतंत्र को स्थापित करने का श्रेय लेनिन को जाता है। जनवादी लोकतंत्र लोकतांत्रिक केंद्रवाद की अवधारणा पर आधारित है। जनवादी लोकतंत्र के अंतर्गत छोटे छोटे कम्यून या श्रेणियां होती हैं जो नीचे से लेकर ऊपर तक कैडर आधारित व्यवस्था में सजे होते हैं और नीचे वाली श्रेणी क्रमानुसार चुनाव करती है और सबसे ऊपर पॉलिट ब्यूरो होता है और उसका मुखिया स्वयं बागडोर संभाल लेता है। एक ही दल होता है जिसे साम्यवादी दल कहा जाता है और माना जाता है कि यही संपूर्ण समाज का प्रतिनिधित्व करता है। एक प्रकार से यह लोकतंत्र के नाम पर तानाशाही को जन्म देता है। तो इस प्रकार से ये पाठ पूरा होता हुआ ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।